चलिए, कोई प्रॉब्लम है कल की? हाँ, नो स्टडी नो प्रॉब्लम है। पढ़े हो? चलो, स्टडी बट नो प्रॉब्लम है तो अच्छी बात है, और नो स्टडी नो प्रॉब्लम है तो फिर भगवान ही मालिक है। ठीक है, उसके बाद तो फिर भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। चलिए, कल कहाँ पे थे हम लोग? नाइट्रोजन साइकिल स्टार्ट किया था। इस नाइट्रोजन साइकिल में हमारा शायद 2 स्टेज हो गया था मेरे ख्याल से। पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया था मेरे ख्याल से, और सेकंड आपका नाइट्रोजन एसिमिलेशन हो गया था, राइट? यही तो थे ना आपका जो है। ठीक है, तो डायग्राम मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। तुम्हारे पास तो होगा डायग्राम कल वाला। तुम लोग के पास तो होगा ना डायग्राम कल वाला। चलिए, तो हमने जो है कल पेड़ पौधे किस रूप में लेते हैं बताया था मैंने। नाइट्रेट या नाइट्रोजन के फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में जो है आपका क्या करते हैं, आपका कंज्यूम करते, उसको रिसीव करते हैं आपके जो, राइट? फिर आगे ट्रांसफ़र होता है फूड चेन के थ्रू, और सभी के शरीर में पहुंच गया, सभी के शरीर में पहुंच गया। फाइनली जो हम लोग वेस्टेज रिलीज करते हैं, जो मल मूत्र का निष्कासन करते हैं, उसके माध्यम से जो नाइट्रोजन है वह यूरिया के फॉर्म में क्या होता है, हमारे शरीर से बाहर निकलता है। किसके फॉर्म में निकलता है आपके जो है? यूरिया के फॉर्म में। तो सॉइल में ये जब यूरिया के फॉर्म में आता है तो सॉइल में कुछ अमोनिफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका जो है? किसके द्वारा? अमोनिफाइंग बैक्टीरियाज के द्वारा, अमोनिकारक बैक्टीरिया। तो सॉइल में जो अमोनिफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं वो यूरिया को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? आपका अमोनिया में। तो तीसरा स्टेज इसी को हम लोग क्या कहते हैं आपका जो है? अमोनिफिकेशन कहते हैं। तीसरा स्टेज इसी को हम लोग क्या कहते हैं आपका जो है? अमोनिफिकेशन कहते हैं। थर्ड पोर्शन ये लिखा था ना हमने जो है, तो है ना, इसको वेस्टेज आपका मल मूत्र का मतलब आपके यूरिनल वेस्टेज के रूप में निकलता है आपके जो है बॉडी से। तो उसमें यूरिया के फॉर्म में होता है, इस यूरिया के फॉर्म को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं कौन? अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। आगे बस समझ में। तो ये सॉइल में आ गए अमोनिफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा अमोनिया के रूप में, लेकिन हमें किस रूप में लाना है? नाइट्रेट या नाइट्रेट के फॉर्म में लाना है। तो फिर से क्या होता है, इस अमोनिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं, नाइट्रीफाइंग, ये भी कहाँ पर होते हैं? सॉइल में ही होते हैं, इन सॉइल मृदा में क्या होते हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीकारक बैक्टीरिया होते हैं। हाँ, यहाँ पे अब एक दो नाम याद करना पड़ेगा, जैसे नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, और भी 2-4 नाम।
बहुत सारे हैं, लेकिन एक दो नाम याद रखना। यूपीएससी ऊपर जो कॉमन है उसको नहीं पूछता, एक आठ उसके साथ अनकॉमन डाल देगा, तो फिर अनकॉमन डाल देगा तो फिर हम लोग का कॉमन सेंस क्या हो जाता है, वहाँ पे काम नहीं करता है। ठीक है, सॉइल में जो मिलते हैं, नाइट्रोसोमोनास हो गया, नाइट्रोसोकोकस करके भी है, नाइट्रोसोकोकस पकड़ लोगे इसमें से, नाइट्रो लगाए तो सोकोकस, कोकस। ठीक है, सॉस्पीरा करके भी, नाइट्रो SOSPIRA, सॉस्पीरा। ठीक है, बट ये आ जाएंगे आपके। इसके अलावा नाइट्रोबैक्टर लिखाई दिया, नाइट्रोस्पीरा करके भी है, नाइट्रोसॉस्पीरा भी है, नाइट्रोस्पीरा भी है, नाइट्रोस्पीरा, नाइट्रोकोकस भी है। ये जो सो वाले हैं, जो सो वाले दिख रहे हैं, ये सो वाले जो है नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। ये किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्राइट। और जो नाइट्रो वाले हैं जिसमें सो नहीं लिखा है, नाइट्रोस्पीरा, नाइट्रोकोकस, ये किस में करते हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? जितने नाइट्रोसो करके लिखा हुआ है, सोमोनास, सोकोकस, सोपीरा, आया समझ में? हाँ, तो उसमें से जो सो वाले हैं वो नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, और आगे बस समझ में? तो ये नाम याद रखने पड़ेंगे। तो इनके द्वारा ये कन्वर्ट हो गया, तो जहाँ से चले थे सॉइल से वहाँ पहुँच गए, जहाँ से चले थे वहाँ पर हम लोग पहुँच गए। लेकिन ये यहाँ पे कहाँ से आया था, एटमॉस्फेयर से आया था। कहाँ से आया था यहाँ पर, ये आपका एटमॉस्फेयर से, तो इसको यहाँ भी भेजना पड़ेगा, है कि नहीं? तो उसके लिए फिर से जो सॉइल में डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज, ये भी कहाँ पर होते हैं, सॉइल में ही होते हैं। ये क्या करते हैं, इस नाइट्रेट या नाइट्राइट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर से नाइट्रोजन गैस में, और कहाँ रिलीज कर देते हैं, आपके जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। तो इनके भी कुछ नाम मिलेंगे, एक दो तो नाम मुझे पता है, क्लास्ट्रीडियम, क्लास्ट्रीडियम, स्यूडोमोनास, PSU, P साइलेंट है, स्यूडोमोनास कहते हैं। ये दो तो मुझे याद है, बाकी और बता देता हूँ। भारी भारी नाम, और उसके कारण से मैंने बायोलॉजी नहीं ली थी, भारी नाम और डायग्राम के कारण से। समझ में आया क्या दुर्गा? तुम तो बायोलॉजी वाली हो ना? सबका दिमाग अलग अलग काम करता है। मेरा वाला बच्चा याद कर लेता है, भारी भारी नेम बायोलॉजी के ना, ऐसे पढ़ेगा, याद करेगा, मुझे सुना देता है। तो सबका एक याद करने का, मेरे को कभी याद ही नहीं होते थे बचपन में, तो मैं कभी लेता है, इसलिए बायोलॉजी में दूर दूर भागा। ठीक है, और डायग्राम बनाना बड़ा आलस आता था, कोशिका बनाओ तो वो बनाओ, तो चलिए। तो डीनाइट्रीफाइंग कॉमन बैक्टीरियाज में स्यूडोमोनास मैंने लिखा दिया, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला। ठीक है, क्लास्ट्रीडियम भी लिखा दिया मैंने, बैसिलस, नेक्स्ट लिख लीजिए कुछ नाम आपके जो है, बैसिलस,
बैसिलस, BACILLUS, बैसिलस। पैराकोकस, पढ़े रहना, एग्जाम में आएंगे तो याद आ जाएगा। माइक्रोकोकस, माइक्रोकोकस। और एक है आपका एक्रोमोबैक्टर, एक्रोमोबैक्टर। दिख रहा है सबको? हिंदी वाले लोग है ना भाई। बैसिलस, पैराकोकस, माइक्रोकोकस, एक्रोमोबैक्टर। ठीक है, और एक लास्ट है थियोबैसिलस, THIO, थियोबैसिलस। आया समझ में? ये हो गया। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया के भी एक दो एग्जांपल्स, वैसे तो कुछ तो इनमें से कॉमन है, वैसे दोनों काम करते हैं। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया के भी कुछ एग्जांपल्स में का दो कॉमन ना, बैसिलस और क्लास्ट्रीडियम कॉमन है। प्रोटियस एक है आपका, PROTEUS, प्रोटियस। स्यूडोमोनास भी कॉमन है ना, ये स्यूडोमोनास इसमें भी दिखा रहा है, स्यूडोमोनास और क्लास्ट्रीडियम ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिस करके है, स्ट्रेप्टोमाइसिस, STRE। कोशिश करना 2-3 बार पढ़ोगे तो याद रहेगा, ऑप्शंस में आएंगे तो याद आ जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिस, ठीक है। ये अमोनिफाइंग, वैसे अमोनिफाइंग के लिए अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। यूरिया को, एमिनो एसिड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? आपका अमोनिया में। आया बस समझ में? चलिए, तो ये हो गया आप। हाँ, किसमें? अभी नेचुरल प्रोसेस हो गया ना, अमोनिया को नाइट्रेट में पहले जाएगा। हाँ हाँ, तो ये सब साथ साथ चल रही है, एक साथ प्रोसेस। तो नेचर में तो आपका जो प्रकृति में हो तो सब चीज़ अपने सिस्टम के हिसाब से पहले से बनी हुई है ना भाई, वो चीज़ है। जैसे मलमूत्र का निष्कासन यदि यूरिया के फॉर्म में रहेगा पहले तो उस यूरिया में ये वाले बैक्टीरिया एक्टिव नहीं हो सकते। ये वाले बैक्टीरिया एक्टिव किस में होंगे? जब अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अमोनिफाइंग बैक्टीरिया अमोनिया में कन्वर्ट, अमोनिया, हाँ हाँ हाँ, तो उस वो तो एक साइकिल चल, उस ये जो नाइट्रेट और नाइट्रेट फॉर्म में आ गया तो ये तो कुछ अभी भी डायरेक्टली भी होते रहेंगे। हाँ, लेकिन ये बता रहा हूँ कि फूड चेन के थ्रू ये बैलेंस कैसे बना रहता है ना। कुछ तो जैसे सॉइल में आ गया तो यहाँ पे जो एग्जिस्ट करते हो तो करते ही रहेंगे आपका, कुछ तो यही से भी होगा, राइट। यदि आप खेती किसानी नहीं कर रहे, वहाँ पे कोई पादप प्लांट्स नहीं है, तो वो प्रोसेस तो नेचुरली चलते रहेगा और बैलेंस जितना आएगा जाते रहेगा, आएगा जाते रहेगा और बैलेंस बना हुआ है। लेकिन पेड़ पौधों के द्वारा कंज्यूम करने के बाद भी बैलेंस कैसे बना हुआ है? तो फाइनली इन्होंने कंज्यूम भी किया और फाइनली फिर से ये सब प्रोसेस निरंतर चल रही है। तो यहाँ पे प्राकृतिक रूप से इसकी मात्रा बैलेंस बनी है और ये फिर से यहाँ पे एटमॉस्फेयर में चला गया तो एटमॉस्फेयर में फिर से बैलेंस बना हुआ है। अदरवाइज सिर्फ कंज्यूम करते रहते हम लोग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन कम होते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये प्रकृति में क्या बना हुआ है? साइक्लिक फॉर्म में बैलेंस बना हुआ है, तो उस कंटेक्स्ट में दिया हुआ है। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन साइकिल, इस तरीके से चलता है। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका जो नाइट्रोजन साइकिल। तो ये नाइट्रोजन साइकिल में पांचों स्टेज का नाम याद रखना, सीक्वेंस वगैरह पूछ सकता है, फिर कौन से स्टेज में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में कैसे होता है, क्या होता है, पूरा याद रखना पड़ेगा। यहाँ तक कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। समझ में आ गया नाइट्रोजन साइकिल? वीणा, वीणा बज रहे हैं ना, वीणा दिमाग का वीणा है। वीणा बजाना आता है? नहीं आता है?
नाम वीणा है तो वीणा भी सीख लेना था। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं लास्ट, मिनरल साइकिल, खनिज चक्र। तो मिनरल्स आपके कहाँ मिलते हैं? चट्टानों में, रॉक्स में। मिनरल्स कहाँ पे मिलते हैं आपके जो है? चट्टानों में मिलते हैं। तो मिनरल्स में सब आपका जो ह्यूमन बींग्स बोलता हूँ, प्लांट्स के लिए और बाकी अदर एनिमल्स के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स ज़रूरत होती है। पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम, लोहा, ये सब थोड़ी बहुत मात्रा में ज़रूरत होती है हमारे शरीर को, है ना। एक माइक्रो, इसको हम लोग कहते हैं माइनर न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, लघु पोषक तत्व जो शरीर को थोड़ी बहुत मात्रा में ज़रूरत होती है। हीमोग्लोबिन का एक महत्वपूर्ण पार्ट क्या होता है हमारा? आयरन होता है आपके जो है कि नहीं। तो मिनरल साइकिल सीधा सीधा एकदम सरल है। ये होगी रॉक, चट्टान, चट्टानों का इरोजन होता है। चट्टानों का क्या होता है? इरोजन होता है, वेदरिंग एंड इरोजन, अपक्षयन अपरदन, वेदरिंग एंड इरोजन हो गया आपका जो अपक्षय अपरदन हो गया। मतलब चट्टानें टूटेंगी फूटेंगी नदी के द्वारा, हवाओं के द्वारा, और फाइनली सॉइल बन जाती है हमारी। क्या बन जाती है? इसके टूटने फूटने से सॉइल बनने की शुरुआती कहाँ से होती है? चट्टानों के टूटने फूटने से होती है ना। सॉइल का फॉर्मेशन ही प्रारंभ कहाँ से होता है? चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। तो चट्टानों से मिनरल्स कहाँ पर आ गए? सॉइल में आ गए। चट्टानों से मिनरल्स, चाहे कोई भी मिनरल्स आपके जितने भी है, नाइट्रोज, पोटेशियम हो, फास्फोरस हो, सोडियम हो, लोहा हो, ठीक है, और भी जितने भी है, एल्यूमिनियम वगैरह जरूरत तो वो भी सब आ जाएंगे। तो चट्टानों से कहाँ पर आ गए? सॉइल में। अब इनको फिर वही प्रोसेस, सबसे पहले एब्जॉर्ब करे जाएंगे ग्रीन प्लांट्स के द्वारा, फिर उसके बाद आगे सेम साइकिल चलना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट? ये फूड चेन के थ्रू सबके शरीर में पहुंच गई। नॉनवेज खाने वाले हड्डी चूस चूस के खाते होंगे, तो हड्डी के अंदर आपका क्या रहता है? आपके उसमें फास्फोरस, पोटेशियम वगैरह के कुछ मिनरल्स बने रहते हैं, है कि नहीं। और जो वेजिटेरियंस है उसको कहाँ से मिलता है? पालक भाजी, चौलाई भाजी, इन सब से मिलता है। पालक भाजी में होता है ना, आयरन होता है ना। गर्ल्स लोग पालक भाजी वगैरह खाएंगे तो आयरन की मात्रा ज़्यादा मिलती है वहाँ से, ग्रीन प्लांट्स में। तो फाइनली फिर अंतिम सत्य, राम नाम सत्य हो जाएगा सबका। तो ये फिर पहुँच गए सॉइल में, डेड हो करके पहुँच जाओगे सॉइल में। और सॉइल से जब हम लोग पूरी तरह से, हड्डी वड्डी भी आपकी वहीं पे मिल जाएगी, है ना। जलाए जाएंगे तो नहीं होता, लेकिन बाकी जीव जंतु वनस्पति तो वहीं पे, उनको थोड़ी जलाया जाता है, वो तो हम लोग को जलाया जाता है। जलाने के बाद भी हमारी राख फाइनली सॉइल में ही, हड्डी वड्डी भी सॉइल में, कुछ तो जमा करके बहा देते हैं, तो वो नदी के साथ साथ नदी की तली में बढ़ जाता है, और वो भी कहीं ना कहीं किसका भाग बन जाता है? फिर से चट्टानों का भाग बन जाता है। तो इस तरीके से सॉइल से चले थे, सॉइल में आ गए, तो ये पूरा का पूरा मिनरल साइकिल इस तरीके से चलता है। तो ये आपका जो है सिंपल एक मिनरल साइकिल हो गया, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे ही चलता है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी में क्या क्या बताया मैंने आप लोग को। फ्लो ऑफ मैटर्स हो गया आपका जो है तीसरा चौथा, कितना नंबर हो गया था? तीसरा नंबर, ठीक है। तो अब प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी में चौथा प्रिंसिपल में आ जाओ। तो चौथा प्रिंसिपल हम लोग उसको कहते हैं होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म या सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम कहते हैं। हिंदी में भी होम्योस्टैटिक वर्ड लिख देता है, होम्योस्टैटिक या स्वतः संतुलन क्रियाविधि। स्वतः संतुलन क्रियाविधि। तो हर एक इकोसिस्टम में एक सीमा तक
स्वतः संतुलन की क्षमता पाई जाती है। एक सीमा तक क्या पाई जाती है आपका जो है स्वतः संतुलन की क्षमता। आपका जो है एबिलिटी टू रीस्टेब्लिश्ड इनबिल्ट सेल्फ रेगुलेटिंग पाया जाता है। आई बात समझ में? क्या पाया जाता है? इन एवरी इकोसिस्टम इनबिल्ट सेल्फ रेगुलेटरी क्या पाया जाता है? उसका जो है सिस्टम पाया जाता है फॉर आपका जो है लिमिट एक्सटेंट, मतलब एक निश्चित सीमा तक ही होगा, एक निश्चित सीमा से ज़्यादा होगा तो नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? चीज़ें क्या हो जाएंगी? इम्बैलेंस हो जाएंगी। समझ पा रहे हो आपका? जैसे हमारे शरीर में थोड़ा बहुत बुखार आता है ना, बुखार आता ही है कि कुछ डिस्टरबेंस हुआ शरीर में। बुखार क्यों आता है ना? बुखार इसलिए आता है हमें कि कुछ शरीर में गड़बड़, ज़्यादा पेन होने लग जाए या कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो सबसे पहला सिम्टम्स क्या होता है हमारे शरीर का? फीवर आता है। अब थोड़ा बहुत कुछ डिस्टरबेंस है बॉडी के अंदर, दवाई वाई नहीं भी खाओगे तो शरीर उसको अपने आप ठीक कर लेता है। आई ना बस समझ? थोड़ा बहुत दर्द है, जैसे पिकनिक मना के आए थे, बॉडी में अभी तक कई लोग के दर्द दे रहा होगा, मेरा थोड़ा बहुत था, ठीक है, तो लेकिन मैंने दवाई नहीं खाई, ये नहीं कहा कि तुरंत पेन किलर खा लिया ठीक कर लिया, ऐसा नहीं किया। तो धीरे धीरे करके दर्द धीरे धीरे कम होते गया और लगभग 1-2 दिन में पूरा नॉर्मल हो जाएगी बॉडी जो। तो हर एक, जैसे हमारे शरीर की एक सीमा के अंदर यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसको हमारा शरीर क्या करता है? प्रतिरोधक क्षमता के द्वारा क्या कर लेता है? उसको फिर से संतुलित कर लेता है। आया बस समझ में? ज़्यादा होगा तो दवाई खाना ही पड़ेगा मजबूरी में, है ना। हालांकि ज़्यादा नहीं, ज़्यादा होगा और बर्दाश्त करके तो भी शरीर में क्षमता होती है कि उसको धीरे धीरे करके रेगुलेट करता है। ये भी, इसको इनर इंजीनियरिंग कहा जाता है। जैसे सदगुरु वगैरह जो है इनमें काम कर रहे हैं, जो मेडिटेशन वगैरह करते, बहुत ज़्यादा ध्यान करते और अपने शरीर को अच्छे से समझते हैं, उनको ज़्यादा दवाई की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा बहुत बुखार, सर दर्द या कुछ छोटी मोटी बीमारी हो गई तो इनबिल्ट तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं, राइट। तो उसी प्रकार क्या होता है आपका इकोसिस्टम में भी ये क्षमता पाई जाती है, लेकिन एक सीमा तक। थोड़ी बहुत मात्रा में जल में पॉल्यूशन हुआ, वाटर पॉल्यूशन हुआ, तो जल उसको क्या कर लेगा? फिर से प्यूरिफाई कर लेगा अपने आप को। लेकिन हद से ज़्यादा हमने पोल्यूटेंट कर दिया, पॉल्यूशन फैला दिया, उसमें तो भी पॉसिबल है ना। गंगा नदी बेचारी, शुरू में पॉपुलेशन कम थी तो हम अपने पाप धो करके आ जाते थे। कहाँ पे? मतलब पाप हम करे धोए, आदमी ने अच्छा सस्ता सुगर क्या निकाल रखा है, मतलब ये नहीं सोचेगा कि पाप नहीं करूँगा उसने पाप को धोने के सस्ता सुरल मार्ग निकाल लिया। क्या जो है कि गंगा में डुबकी लगाएंगे, जितने पाप है वो धुल जाएंगे। ये मानव के द्वारा बनाई गई सुविधाजनक चीज़ें हैं, ठीक है। गंगा उंगा में नहाने से पाप धुलते तो करते जाओ, किसी का मर्डर कर दो, जाके नहा लो गंगा में, पाप धुल गए बोल देना। तो ऐसा बस ये है कि उसके कारण इकोनॉमी चल रही है, बस आस्था का विषय और एक इकोनॉमी चल रही है। बाकी धोने वोने से पाप आप धुलते तो फिर, और वो हमने इजी बना रखा है, गंगा गए और नहा के धो आए, बोले अगला पाप करने तैयार हो गए, ठीक है। पुराने पाप धुल गए, नए पाप करने के लिए हम क्या हो गए? फिर से फ्रेश हो गए, तैयार हो गए। तो ये जबरदस्ती बनाया गया है, लेकिन उसके चक्कर में हमने गंगा को क्या कर दिया? प्रदूषित कर दिया, है ना। आज गंगा का पानी, ठीक है, मैं आस्था अपनी जगह, लेकिन मैं अभी गंगा का पानी ला करके सीधा, ठीक है, छिड़क लूँगा, भले अलग है, लेकिन पीने के बोलेगा तो पीता, हाँ, जिसको प्यूरिफाई करके कोई देगा तो बात अलग है। क्योंकि वो गंगा में स्थिति ये नहीं है कि उसको, ठीक है, उसमें एक बैक्टीरिया होता है जो उसको क्या करते रहता है? खराब होने नहीं देता है। उसके पीछे का साइंस ये है ना। और ये मेरे ख्याल से विश्व में एकमात्र ऐसी नदी है जिसका पानी खराब नहीं होता है, स्पेसिफिक वहाँ पर ये वो वाला बैक्टीरिया पाया जाता है। गूगल सर्च मार लेना, बैक्टीरिया का नाम देख लेना, कभी कभी वो पूछ देता है, तो गूगल सर्च मार लेना कि गंगा नदी का जल खराब किस बैक्टीरिया के कारण से नहीं होता है ना, किस बैक्टीरिया के कारण से खराब नहीं होता है। तो उसमें एक बैक्टीरिया का नाम आएगा जो गंगा के पानी को शुद्ध करते रहता है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभार यूपीएससी ने बनाया हुआ है या किसी एग्जाम में बना हुआ है, तो कर लोगे होमवर्क। तो
इस सीमा को, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म कहते हैं। तो होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म क्या है, समझ में आ गया? क्वेश्चन आएगा यही वर्ड दे देगा या प्रीलिम्स में ऑप्शन में दे देगा कि सभी पारिस्थितिकी तंत्र में होम्योस्टेटिक क्रियाविधि पाई जाती है। अब होम्योस्टेटिक क्रियाविधि क्या होती नहीं पता होगा तो सही है गलत है कैसे सोचोगे? तो ये इसका मतलब समझ में आ गया ना भाई। यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक सीमा तक कोई परिवर्तन होता है तो उसको वह क्या कर लेगा, आपका जो है स्वतः संतुलित कर लेता है। उसे ही हम लोग स्वतः संतुलन क्रियाविधि कहते हैं या होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? और ये जो है लगभग एक ऐसी आकलन किया गया 10% सीमा तक होता है। 10% तक परिवर्तन यदि हो रहा है तो इसकी सीमा कितनी है आपकी जो है 10% है। मतलब 10% तक कोई परिवर्तन हो रहा है तो ये भी डेटा याद रख लेना, काम आएगा कि किसी इकोसिस्टम में 10% तक चेंज हो रहा है तो उसको सेल्फ रेगुलेट कर लेगा ना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नेचुरली जो है पहले हमारे पास कितनी थी, 0.03% थी। यदि इसमें 10% तक चेंज हो रहा है तो वो प्राकृतिक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी हमारे एटमॉस्फेयर को। वर्तमान में ये बढ़ करके कितनी हो गई है, 0.04% के आसपास हो गई है। 0.01% बढ़ गई है, 0.01% वर्तमान में बढ़ गई है। इससे ज़्यादा और बढ़ेगी तो और ज़्यादा नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी बहुत बढ़ गई तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो फिर से रीबैलेंस हो जा रही थी। तो इस तरीके से फिर इसके कारण से क्या होता है, फिर इस सीमा से ज़्यादा होता है तो जितनी भी पारिस्थितिकी समस्याएं हैं उसका परिणाम है कि नहीं? आज ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने उसकी सीमा से ज़्यादा उसमें क्या किया है, परिवर्तन किया है। आया समझ में? तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा आपका जो है। तो ये तीन चार जो मैंने बताया यही आपके क्या हो गए, आपके जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी में आ जाएंगे। आया समझ में? प्रीलिम्स में भी हो या मेंस में कोई क्वेश्चन आएगा या ऑप्शनल में तो हेडिंग ही दिया हुआ है, टॉपिक ही मेंशन है आपके जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी। तो उसमें क्या लिखना है, समझ में आ गया? ये सब आपके जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी के रूप में देख सकते हैं। बाकी एक दो पॉइंट्स और डालना है तो डार्विन को जोड़ दीजिए। डार्विन का सिद्धांत भी यहाँ पे काम करता है। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में आपके जो है ना, कोई भी जो पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम है उसमें डार्विन के दोनों सिद्धांत उसी से निकले हुए, डार्विन के सिद्धांत को फॉलो करते, डार्विन के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। फॉलोज द डार्विन्स थ्योरी, है ना। इकोसिस्टम फॉलोज द डार्विन्स थ्योरी। डार्विन्स थ्योरी कौन सी है? कौन कौन सी डार्विन्स थ्योरी बताओ बायोलॉजी? क्या है? ठीक है, एक है आपका इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, इसको कहते हैं आपका जो उत्तरजीविता, सॉरी आपका जो है प्रजातियों के उद्भवन का सिद्धांत, प्रजातियों का उद्भवन, इवोल्यूशन। तो डार्विन के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं और इससे आपका जो है पारिस्थितिकी के साथ अनुकूलन बना रहता है, एडॉप्टेशन बना रहता है पारिस्थितिकी का अनुकूलन करने के लिए। इट फॉलोज द इकोसिस्टम फॉलोज द डार्विन्स थ्योरी एंड ड्यू टू दैट इकोलॉजिकल एडॉप्टेशंस फाउंड। पारिस्थितिकी अनुकूलन बताता हूँ क्या होता है और इन दोनों को जोड़ेंगे। प्रजातियों को उद्भवन का मतलब क्या हुआ कि डार्विन ने बताया कि समय के साथ कुछ प्रजातियां खत्म होते जाती है, बाय द टाइम कुछ प्रजातियां क्या होती है, विलुप्त होते जाती है, कुछ प्रजातियां क्या होती है आपकी जो है समाप्त होते जाती है और उसके स्थान पर समाप्त होती है और उसके स्थान पर जो है कुछ नई प्रजातियों का क्या होते रहता है, नई प्रजातियों का विकास होते रहता है, नई प्रजातियां उत्पन्न होते रहती है, नई प्रजातियों की उत्पत्ति होते रहती है। इसको बोलते हैं प्रजातियों का उद्भवन, इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज कहा जाता है। तो एक लाइन लिख लीजिए, बाय द टाइम सम ऑफ स्पीसीज गेट
by the time some of species get extinct, by the time some of species get extinct and some of evolves इन इकोसिस्टम। समझ में आए? कुछ खत्म होते कुछ नए, और इस तरीके से प्रजातियों में क्या बना रहता है? बैलेंस बना रहता है। इसे यहाँ अनुकूलन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका एडॉप्टेशन। इसके द्वारा भी बैलेंस बना रहता है। अनुकूलन का इंग्लिश वर्ड है एडॉप्टेशन। अनुकूलित होने का मतलब पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, वहाँ के पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, चेंज करना। आ रही बात समझ में? तो कुछ प्रजातियां किसी रीजन में क्या होती, समय के साथ खत्म भी होती, कुछ नई बनते भी रहती। इस तरीके से वहाँ पे क्या बना रहता है? बैलेंस बना रहता है। आ रही बात समझ? तो इसको हम लोग प्रजातियों का उद्भवन कहते हैं। चलो आगे, हो गया सबका। और यही पर डार्विन का दूसरा सिद्धांत है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सुना होगा आपने बार बार। सर्वाइवल ऑफ द, ये हर जगह लागू होता है। तुम लोग जो कंपटीशन देने जा रहे हो उसी का सिलेक्शन होगा जो सभी देने वालों में अच्छा करेगा, सर्वाइव करेगा। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उत्तरजीविता का सिद्धांत कहा जाता है। उत्तरजीविता का सिद्धांत ये क्या होता है कि यदि किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रजातियां हो गई तो फिर उनके बीच में क्या होगा? संघर्ष होगा। जो जीता वही सिकंदर, है कि नहीं? तो तुम लोग एग्जाम देने जा रहे हो 1000 सीट के लिए, तो 1000 सीट के लिए जो पेपर होगा, एग्ज़ाम होगी, जो अच्छा करेगा, जो अच्छा पढ़ के जाएगा, भगवान किस्मत उसका साथ रहेगी तो अच्छा स्कोर करेगा तो सिलेक्शन लेकर 1000 के सीट में आएगा। जो नहीं कर पाया वो बाहर हो जाएगा। क्या तेजस्वी? तो इसके लिए आपको क्या करना है? ट्रेनिंग लेकर के मजबूत होना है। कोचिंग कर रहे हो, क्या है? ट्रेनिंग ही तो है एक प्रकार की। ये आपको जो है उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए हम लोग क्या दे रहे हैं? आपका ट्रेनिंग दे रहे। उस ट्रेनिंग को अच्छे से नहीं करोगे, ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि उस ट्रेनिंग को आपने कितने अच्छे से किया, तब जाके वहाँ एग्ज़ाम में सर्वाइव कर पाओगे। तो ये दोनों सिद्धांत भी जो है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में क्या करते हैं? सक्रिय रहते हैं। और इसके द्वारा भी इकोसिस्टम में अनुकूलन, प्रजातियों के मध्य क्या पाया जाता है? अडॉप्टेशन बना रहता है। और इस तरह से किसी भी इकोसिस्टम में बैलेंस बना रहता है। तो होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म बैलेंस करने के लिए, और ये डार्विन के 2 सिद्धांत काम करते हैं इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए रखने के लिए। तो ये भी एक नियम के रूप में इसको लेते हैं हम लोग। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इकोसिस्टम। ये 5 प्रिंसिपल्स अच्छे से याद रख के लिख दोगे, पूरे के पूरे 10 में से 9, 8, 9 अच्छे से नंबर मिल जाएंगे, काटने की संभावना। क्लियर हो गया साक्षी? कोई समस्या, कोई डाउट? ठीक है, लिख लिया पूरा अच्छे से। चलिए, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम्स में कॉन्सेप्ट वगैरह हमने देख लिया। कुछ इसके अलावा जो चीज़ें हैं, 1-2 वर्ड्स है उसको देखते पहले। कुछ एटीपी बता दिया था क्या होता है, ठीक है। एटीपी, ओटीपी नहीं, ओटीपी तो तुम लोग जानते हो। अब एक कॉन्सेप्ट है इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ से एक आध क्वेश्चन बना देता है। इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, पारिस्थितिकी उत्पादकता, ये क्या होता है देखते हैं, और यहाँ से क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले प्रोडक्टिविटी क्या होती है, तो उसके लिए आपको ये दोनों वर्ड समझ ली। कृषि उत्पादन लिखूं और एक लिखूं कृषि उत्पादकता, तो दोनों सेम है कि अलग अलग है? एग्रो प्रोडक्टिविटी और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लिखता हूँ मैं, तो दोनों सेम है कि अलग अलग है? बताओ। और अलग अलग है तो दोनों में क्या डिफरेंस है?
बताओ तेजस्वी, अपना तेजस्व दिखाओ। तेजस्वी का मतलब ये होता है ना, क्या क्या होता है तुम्हारे शब्द का नाम का मतलब? आगे रहने वाला। पहला क्वेश्चन तुमसे यही होगा। ठीक है चलो, तो बाकी लोग सोच लेना तेजस्वी का मतलब। तेजस्वी मतलब होता है कि आपका जो है अपने क्षेत्र में तेज फैलाने वाला, है ना, मतलब एक बुद्धिमान के कंटेक्स में यूज होता है। एनीवे, उत्पादन और उत्पादकता में अंतर बताओ। क्षेत्र के जो कुल जितना उत्पादन उसको उत्पादन बोलेंगे, और उसके प्रति इकाई क्षेत्र में अगर जितना उत्पादन होता है उसको उत्पादकता बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल समझे। 10 हेक्टेयर जमीन है राहुल के पास, उसमें उसने 1000 क्विंटल उत्पादन किया। कितना किया आपका उत्पादन? विशाल के पास 5 हेक्टेयर जमीन है, उसने भी 1000 क्विंटल किया। तो दोनों का उत्पादन क्या हो गया? तो प्रोडक्शन का मतलब कितना प्रोड्यूस हो रहा है ना, कितना टोटल प्रोड्यूस जो हो रहा है उसको हम लोग प्रोडक्शन कहेंगे। तो दोनों का उत्पादन यहाँ पर क्या है? बराबर है कि नहीं? दोनों का उत्पादन क्या है आपका? 1000 क्विंटल है, बराबर है। तो प्रोडक्शन तो बराबर हो गया, लेकिन प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा कहलाएगी? है ना, विशाल की कहलाएगी, क्योंकि 5 हेक्टेयर में 1000 क्विंटल, मतलब 1 हेक्टेयर में कितना कर रहा है आपका? 200 क्विंटल कर रहा है, और ये 1 हेक्टेयर में कितना कर रहा है? केवल 100 क्विंटल कर रहा है। तो इसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई आपकी? ज़्यादा हो गई। तो जब हम पर यूनिट ऑफ एरिया लेते हैं तब इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्टिविटी कहते हैं, पर यूनिट ऑफ एरिया। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आपका प्रति इकाई क्षेत्र, प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रोडक्शन लेंगे तो क्या होगा आपका जो है? प्रति इकाई क्षेत्रफल उत्पादन, उसको उत्पादकता बोलेंगे। पर यूनिट एरिया, पर यूनिट ऑफ एरिया प्रोडक्शन। आया समझ में कि उत्पादकता का मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल लेंगे। जैसे मिताली 8 घंटे पढ़ती है, मान ले पढ़ लेती है, ठीक है। विशाल 4 घंटे पढ़ता है, लेकिन तुम भी 10 पेज पढ़ती हो, 10 पेज याद कर लेती हो। विशाल 5 घंटे में 10 पेज पढ़ लेता है और याद कर लेता है। तो दोनों का प्रोडक्शन तो सेम है, लेकिन प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा हो गई? विशाल की। समझ गए ना? इसलिए कुछ लोग कम पढ़ के भी अच्छा कर जाते। जैसे मेरा सीनियर था, एक तो सीनियर बराबर ही था लगभग, वो दिन भर क्रिकेट खेलते रहता था, कभी पढ़ते दिखता ही नहीं था हम लोग को, लेकिन जब रिजल्ट आया तो पास था, हम फेल थे। तो हम सोचते थे ये पढ़ता कब है इंसान, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो सुबह जाओ शाम को जाओ तो वही एक गांधीनगर गांधी विहार है वहाँ पे एक बाजू में ग्राउंड था। अब तो पता नहीं है कि नहीं है, 4-5 साल मुझे भी हो गए दिल्ली गए हुए। तो वहाँ पे वो हमेशा क्रिकेट खेलता दिखता था बच्चों के साथ में, जो भी खेल रहे थे उनके साथ में। तो हम सोचते थे कि, लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला उल्टा है भाई। ठीक है, और वो सिलेक्शन लेके चला भी गया फाइनली। तो कुछ लोग का माइंड क्या होता है? शार्प होता है, और वो बिंदास होकर तैयारी कर रहे हैं। उसको हम लोग टेंशन लेके तैयारी करते, हम एग्जाम पास करना, IAS बनना, नहीं होगा तो क्या होगा, 10 टेंशन हमारे दिमाग में घूम रहे थे। वो शायद घर से साउंड था, उसको पता था हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो मेरे पास दूसरे ऑप्शन है। तो पहली बात तो बिंदास था वो, उसको कोई ये नहीं था कि एकदम IAS नहीं बनूंगा तो मेरे जीवन नहीं चलेगा वाला प्रेशर ही नहीं था। तो इसलिए भी वो हमसे ज़्यादा अच्छा कर गया। हम लोग कि घर वाले क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, पास नहीं होंगे तो अगले क्या करेंगे, वो सब 10 टेंशन हमारे दिमाग में चलते रहती है। तो इसलिए मैंने कहा ना, UPSC क्रैक करने के लिए सबसे पहला है कि आप लोग को फ्री माइंड होना ज़रूरी है। नॉर्मल होकर के पढ़ो, जैसे पढ़ते हो वैसे कि हाँ बस पढ़ना है, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और भी बहुत सारे काम है दुनिया में, नहीं हुआ तो हमारा भी तो जीवन चल ही रहा है, ठीक, अच्छे से चल रहा है भगवान की दया से, कोई बुराई नहीं है। जो मेंटेन बेसिक रिक्वायरमेंट है, रोटी कपड़ा मकान अच्छे से मिल जा रहा है, बैंक बैलेंस भले अभी उतना नहीं है, माइनस में चल रहा है, लोन वगैरह में चल रहा है, बट जीवन ठीक ठीक है कि नहीं? तो इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी है। हर कोई कुछ ना कुछ काम सबके लिए भगवान ने बना करके भेजा हुआ है।
तो इसलिए जब भी यूपीएससी की तैयारी करो तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मानसिक मेंटली फ्री रहो, प्रेशर लेकर के तैयारी मत करो। एक साल उधर ज़्यादा लग जाए लेकिन रिलैक्स होकर के पढ़ो, ये नहीं कि जल्दी जल्दी अगले साल देना ही है, निकालना ही है। इस प्रेशर में पढ़ोगे तो पढ़ तो लोगे लेकिन याद ही नहीं होगा, तो उस पढ़ने का कोई फ़ायदा, फिर उधर ज़्यादा और टाइम लग जाता है। इसलिए जो भी पढ़ो कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, याद हो जाए, चीज़ें समझ में आ जाए। तो भले उधर एक साल एक्स्ट्रा लग सकता है लेकिन वो चीज़ें आपको हमेशा लास्ट में फाइनली क्या करेगी, आपका जो है काम करेगी। तो ये ध्यान में रख करके तैयारी करनी है। एनीवे अब इसको एक अप्लाई करो पारिस्थितिकी उत्पादकता में। तो पारिस्थितिकी उत्पादकता में क्या आएगा बताओ। अब पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादन का काम कौन करते हैं, है ना, डेफिनेटली ग्रीन प्लांट्स करते हैं। उत्पादन का काम कौन करते हैं, आपके जो है ग्रीन प्लांट्स ही करते हैं आपके जो, बाकी तो सब खाने का काम करते हैं, है ना। बाकी हम सब लोग क्या करते हैं, खाने का काम ही करते हैं। तो किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की जब बात करते हैं हम लोग, तो ग्रीन प्लांट से उत्पादन का काम करते हैं। तो उत्पादकता कैसे मापेंगे, तो यहाँ पर भी प्रति इकाई क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। कंपेयर करने के लिए हमें इकाई क्षेत्रफल लेना ही पड़ेगा, पर यूनिट ऑफ एरिया, और लेकिन समय भी ले लेते, प्रति इकाई समय भी लेना जरूरी हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ना कि दोनों 10-10 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन कितने समय में पढ़ रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। दोनों 10-10 पेज पढ़ रहे हो, 10-10 पेज दोनों तैयार कर लिया, लेकिन कितने घंटे में पढ़ रहे हो उसके हिसाब से उत्पादकता पता चलेगा, है कि नहीं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, क्या होगा आपका, लिख लीजिए क्लाइम आपका जो है, इन एनी इकोसिस्टम स्टोर्ड या ग्रास स्टोर्ड एनर्जी इन पर यूनिट ऑफ एरिया एट पर यूनिट ऑफ टाइम, इन पर यूनिट ऑफ एरिया एट पर यूनिट ऑफ टाइम बाय ग्रीन प्लांट्स नोन एज इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। हिंदी में लिख लीजिए, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रति इकाई समय में सकल संचित ऊर्जा ग्रॉस स्टोर्ड एनर्जी की मात्रा को पारिस्थितिकी उत्पादकता कहा जाता है, आया समझ में। तो यहाँ पर एक तो होगा ग्रॉस प्रोडक्शन होगा आपके जो है, एक पूरा का पूरा क्या होगा, सकल संचित ऊर्जा होगी, है ना। एक आपका होगा ग्रॉस प्रोडक्शन, लेकिन हम जानते हैं कि जो प्रोडक्शन होता है उसमें से 90% क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, खर्च हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, आपका जो है जो खर्च की गई उसमें है उसको माइनस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, नेट प्रोडक्शन निकल जाएगा। तो क्या निकल जाएगा, नेट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगा आपका जो है ना। ग्रॉस प्रोडक्शन में जो रिस्पिरेशन प्रोसेस वगैरह के थ्रू जो खर्च ऊर्जा है उसको क्या कर देंगे हम लोग जो है, माइनस कर देंगे। तो क्या निकलेगा, शुद्ध या नेट क्या निकलेगा आपका जो है, नेट आपका जो है पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगा, नेट प्रोडक्शन निकल जाएगा आपका। आ रही बात समझ में यहाँ पे। तो उसको हम लोग जीपीपी का मतलब, यहाँ पे जिसको जीपीपी कहते हैं, जीपीपी का मतलब हो गया आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और एनपीपी का मतलब हो गया नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये भी कभी कभी फॉर्मूला किसी एग्जाम में देखा है मैंने, पूछा हुआ है। तो जीपीपी, तो एनपीपी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जीपीपी माइनस, हिंदी में लिख लो सकल प्राथमिक उत्पादकता,
और नेट का मतलब शुद्ध। तो इसमें जो खर्च ऊर्जा है श्वसन क्रिया के द्वारा, श्वसन ऊर्जा को माइनस कर देंगे, और प्लस जो जैविक ऊर्जा, बायोलॉजिकल जैविक विकास में ऊर्जा खर्च होती है टिश्यूज वगैरह डेवलप होने में, तो श्वसन क्रिया में सब आ जाता है वैसे, क्योंकि श्वसन क्रिया नहीं होगी तो बाकी डेवलपमेंट होगा क्या आपका। तो रिस्पिरेशन एनर्जी ही लिखते हैं हम लोग, तो उसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका जो है एनपीपी निकल आएगा। आया समझ में? क्योंकि 90% खर्च आती है, सिर्फ 10% बचता है। तो ये एक फॉर्मूला है, वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि किसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है किसकी कम है। क्वेश्चन आएगा आपका, 2-4 एग्जाम्पल दिया रहेगा, किसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है किसकी कम है। तो पहले तो डेफिनेशन समझ में आ गई कि पारिस्थितिकी उत्पादकता क्या होती है, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कि किसी भी इकोसिस्टम में पर यूनिट ऑफ एरिया में पर यूनिट ऑफ टाइम जो ग्रीन प्लांट्स है उसके द्वारा कितना प्रोड्यूस किया जा रहा है। प्रोड्यूस क्या करते हैं वो, स्टोर्ड एनर्जी, आपका केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ना। जैसे एग्जांपल के रूप में यदि हम आपसे पूछे कि एक डिजर्ट रीजन है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, और एक ग्रास रीजन है, ग्रास इकोसिस्टम है, एक आपका डिजर्ट इकोसिस्टम है और एक आपका ग्रास इकोसिस्टम है, तो किसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ग्रास वाले की होगी। क्योंकि प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ प्लांट्स है ना। जो प्रोडक्टिविटी है, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है, किस पे डिपेंड करेगी, पहली बात तो नंबर ऑफ ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करेंगी, हरे पेड़ पौधों की संख्या पे डिपेंड करेगी। सही बात है, जितने ज़्यादा हरे पौधे होंगे उतनी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। और दूसरा किस पे डिपेंड करेगी, जल्दी बताओ। हाँ, सनलाइट पे। दूसरा किस पे डिपेंड करेगी, आपका सनलाइट पे। तो सनलाइट यदि प्रॉपर आ रहा है तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और नहीं आ रहा है तो ये दो याद रखना है कि किसी भी क्षेत्र की इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी को दो चीज़ें क्या करती है, निर्धारित करती है। तो वैसे सनलाइट का ही प्रभाव नंबर ऑफ प्लांट्स पे पड़ता है। अब ठंडा क्षेत्र है तो सूर्य की किरणें तिरछी है तो प्लांट्स ही नहीं होते वहाँ पे, तो दोनों आपस में इंटरलिंक भी है आपका। लेकिन ये 2 पॉइंट याद रखना है कि किसी भी इकोसिस्टम में जो इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है, पारिस्थितिकी उत्पादकता है, इस पर निर्भर करती है आपके जो है हरे पौधों की संख्या पर और सूर्य प्रकाश पे। क्लियर है, कॉमन सेंस एकदम, कोई डाउट किसी को नहीं है। चलिए अब आते हैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी का सीक्वेंस घटते क्रम में देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र उत्पादकता कहाँ पे ज़्यादा होती है कहाँ पे कम होती है, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। तो सबसे ज़्यादा होती है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसमें इक्वेटोरियल भी आ जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रीजन में इक्वेटोरियल भी आ जाता है। इक्वेटोरियल अलग से लिखेगा तो 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। तो इसमें ट्रॉपिकल में इक्वेटोरियल भी आ जाता है, लेकिन इक्वेटोरियल कभी कभी अलग भी दे सकता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा हो जाएगी। तो इसकी प्रोडक्टिविटी आपका जो है 2000 से 2500 के बीच होता है, 2200 से। हाँ, इसको प्रोडक्टिविटी को मेज़र किया जाता है, इसकी यूनिट है ग्राम मीटर स्क्वायर पर ईयर। पर डे भी हो सकता है, लेकिन हम लोग ईयर लेते हैं, प्रतिदिन या प्रति वर्ष। लेकिन दिन में नापेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, प्रति वर्ष। तो प्रतिदिन या प्रति वर्ष ले सकते हैं, समय है ना। आप क्या जो प्रतिदिन भी ले सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन मेज़र करना उतना प्रैक्टिकल नहीं होगा, तो जनरली पर ईयर में ही मिलता है। तो इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, ग्राम मीटर स्क्वायर पर ईयर। आया समझ में। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की प्रोडक्टिविटी है 200 से लेकर 2500, ये आपका यूनिट आ जाएगा, ये वाला। और ये भी दिया रहेगा ऑप्शन, और इक्वेटोरियल भी दिया रहेगा, तब आंसर क्या होगा, इक्वेटोरियल हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इक्वेटोरियल अपने आप आ जाता है, विषुवत वाला क्षेत्र इसी के अंतर्गत आ जाएगा। आ रही बात समझ में ना? सब चीज़ें क्लियर रहेंगी तो एग्ज़ाम में गलतियाँ कम होंगी। तो फिर एग्ज़ाम में सबसे पहली उंगली मेरे पर उठाओगे, सर ने तो पढ़ाया ही नहीं था मुझे। चलूँ आगे। दूसरा जो है, सेकंड नंबर पे यदि हम पूरे पृथ्वी की बात करें, स्थल और जल को अलग नहीं करें, तो जल में प्रवाल भित्ति कोरल रिफ्स की होती है। कोरल रिफ्स की होती है। इसकी होती है आपकी जो है 2000 से 2500 तक इनकी भी होती है कोरल रिफ्स। ठीक है, उसके बाद आ जाओ वेटलैंड्स ना। वेटलैंड्स क्या होते हैं पढ़ेंगे अभी। आर्द्र भूमि, जो नमी वाले क्षेत्र होते हैं, दलदल वाले क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे अधिकांश समय में नमी बनी रहती है, उसको वेटलैंड्स कहते हैं। तो वेटलैंड्स की 1500 से 2500 के बीच इनकी भी होती है। चौथा एस्चुरीज भी आती है, हिंदी में भी एस्चुरीज या हिंदी में ज्वार नदमुख भी कहते हैं। नहीं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनाता है यूपीएससी में, जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर निकाल लोगे, नहीं है तो फिर क्या करोगे? सर ने नहीं पढ़ाया, बताओ याद करोगे? यही याद करोगे। कोचिंग किया, 1 लाख रुपए दे करके सब बर्बाद हो गए। पहला थॉट यही आएगा। तो मैंने कहा ना, दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले खुद के ऊपर देख लिया करो। तो सबसे पहले कमियां ढूंढनी तो पहले खुद में ढूंढो कि वास्तव में, अब 100% तो फंसेंगे नहीं, लेकिन इतने फंस जाएंगे, क्वेश्चन इतना आ जाएगा कि आप पास होने लायक, उसमें से सही कर लोगे तो पास हो जाओगे। जनरली जब बच्चे एग्जाम दे के आते तो बोलते कि सर ये क्वेश्चन नहीं फंसा करके। तो मतलब कितना फंसा और कितना नहीं फंसा दोनों निकाल के लाओ। समझ गए ना भाई, कितना फंसा और कितना नहीं फंसा। तो जितना फंसा उसमें कितना सही किया वो नहीं बताएगा, लेकिन एक आध क्वेश्चन इधर उधर से फैक्ट्स या कुछ इधर उधर का कॉन्सेप्ट आएगा जो हमने क्लास में कभी टच नहीं किया था, उसको जरूर उठा करके पूछेंगे बच्चे फ़ोन करके, और उसी को लेकर के फिर क्रिटिसाइज करेंगे कि ये सर सब इसी को चलेंगे। ये नहीं देखते कि जितना पढ़ाया 75-80% जो फंसा हुआ है, 20% मान के चलो कि नहीं फंसेगा, है ना। कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी कोई दुनिया का कुछ भी पढ़ा ले, आपका यूपीएससी जैसे पेपर में, यूपीएससी के एग्जाम की, बाकी सीजीपीएससी उस समय तो फंस जाते हैं लगभग, लेकिन इसमें हम 80% तक हमारा टारगेट रहता है कि क्वेश्चन आ जाए। 10% तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे, कितना भी पढ़ा ले दुनिया जहाँ की बुक्स से लेकर के कुछ भी पढ़ा दे तो भी नहीं आएंगे। 10% आ भी सकते हैं, यस या नो दोनों हो सकता है। तो लेकिन फिर भी 20% आप क्या करके चलो, बाहर निकाल के चलो। तो 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, उसमें 80 क्वेश्चन रहेंगे जो क्लास में कहीं ना कहीं इंटरलिंक करके डिस्कस किए गए, तो मान के चलना हमने ठीक ठाक पढ़ाया है। और एग्ज़ाम फिर से नया पैटर्न हमेशा चेंज होते रहते, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन पिछले पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 80% चीज़ें आपके पकड़ में होनी चाहिए। 20% से सिलेक्शन आपका नहीं रुकेगा। सिलेक्शन कहाँ रुकेगा? जो 80% पढ़ा हुआ आया है उसमें से आपने कितना सही किया है। लेकिन अधिकांश बच्चे मैंने देखा है क्रिटिसाइज किसको लेकर के करते हैं, ये जो 20% नहीं आया उसको लेकर के करेंगे, भैया पेपर मैं सेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं मेरा उनके साथ कोई संबंध है। तो 10 से 20% तो बाहर रहेंगे ही रहेंगे यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में, है ना। मेंस में भी 80-90 तक आपके मान के चलिए। करंट अनलिमिटेड है, करंट का हम कोई गारंटी, ट्रेडिशनल क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, लेकिन करंट से जो बेस्ड क्वेश्चन है वो अनलिमिटेड है, उसमें भी हमारी लिमिटेशंस बनी हुई हैं, तो वो ध्यान देना है। एनीवे, तो एस्चुरीज का भी इतना ही है आपका 1500 से। तो एस्चुरी क्या होती है मिताली बताओ? नहीं होता है, ठीक है, तो जो नहीं जानते लिख लीजिए। आपके जो है कि जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उस नदी के मुहाने को क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं।
एक लाइन लिखिए आपका एस्चुरी के बारे में जो नहीं जानते हैं। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है, उस नदी के मुहाने को एस्चुरी कहा जाता है। इंग्लिश में द रिवर डज नॉट फॉर्म डेल्टा, अ रिवर डज नॉट फॉर्म डेल्टा, माउथ ऑफ दैट रिवर इज नोन एज एस्चुरी। क्लियर हुआ? तो इसका भी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें समुद्र का, जैसे नर्मदा और ताप्ती नदी, भारत में देखेंगे तो कौन सी नदी? नर्मदा और ताप्ती नदी। तो यहाँ पर क्या होता है, इस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बना है, तो समुद्र का पानी ज्वार के रूप में निरंतर आते जाते रहता है, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्टिविटी क्या मिलती है आपकी, जो है ज़्यादा मिलती है। दलदल क्षेत्र मिलता है वहाँ पे। एस्चुरी में क्या मिलता है आपका? एस्चुरी के पास में क्या मिलेगा? दलदल। यहीं पर आपके मैंग्रोव वन वगैरह भी मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर क्या मिलता है? प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिलती है। आया समझ में? उसके बाद ठीक है, मैंग्रोव वन आ जाएंगे। तो मैंग्रोव वन भी तटीय क्षेत्रों में दलदल में मिलते हैं, लवणीय दलदल में। मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट जैसे सुंदरवन डेल्टा, तो इसमें 1000 से 2000 मीटर। तो जो बच्चे मैंग्रोव फॉरेस्ट नहीं जानते अभी इतना लिख लो, जो तटीय क्षेत्रों में लवणीय दलदल में होते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है भारत का सुंदरवन, वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन। तो मैंग्रोव वन आ गया आपका, ठीक है। इसके बाद हम किसको डालें? इसके बाद है आपका, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय वन। टेम्परेट रीजन्स में जो फॉरेस्ट मिलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय वन या शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन, कोणधारी वन इंग्लिश में कहेंगे आपका टेम्परेट कोनिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट कोनिकल फॉरेस्ट। और इन्हीं वनों को जो है टैगा वन भी कहा जाता है, आगे पढ़ेंगे। टैगा फॉरेस्ट भी कहते हैं या बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। टैगा फॉरेस्ट या बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं, हिंदी में टैगा या बोरियल, ये वर्ड याद रखना, इंपॉर्टेंट है। शीतोष्ण कोणधारी का मतलब इसके पत्तियां कोणी आकार की होती है, जहाँ पे ठंडी के दिनों में बर्फबारी होती है। जहाँ ठंडी के दिनों में बर्फबारी होगी तो उनकी पत्तियां इस तरीके से क्या होती है? कोनिकल शेप में होती है, ताकि बर्फबारी हो तो बर्फ जो है स्लाइड करके नीचे चला जाए। तो इनकी प्रोडक्टिव होती है 800 से लेकर के 1500 के बीच में। इन वनों की प्रोडक्टिविटी भी होती है 800 से लेकर के 1500 के बीच में। उसके बाद आ जाओ आपका जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड सवाना में, 7वां नंबर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। इसको हम लोग सवाना ग्रासलैंड कहते हैं, अफ्रीका में मिलता है सबसे ज़्यादा इस कारण से। इसकी है आपका जो हिंदी में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो इसमें है आपका 900 to 1500। हालांकि तुम लोग को प्रिंटेड नोट्स दिया उसमें दिया होगा, ठीक है, फिर भी लिखवा दे रहा हूँ। सवाना ग्रासलैंड, सवाना हिंदी में सवाना का सवाना। तो ये हो गया 7वां नंबर। 8वां नंबर टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड शीतोष्ण घास का मैदान। टेम्परेट ग्रासलैंड 600 से 1200।
लिख लिया? चलिए, उसके बाद फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिवर्स। फ्रेश वाटर मीठे पानी की झीलें एंड रिवर्स 500 से 1500 के बीच में मिलता है। 9th नंबर लिख लिया? चले आगे 10वें नंबर पे आ जाओ। ओपन सी, खुला सागर। खुला सागर का मतलब दूर वाले क्षेत्र, 200 नॉटिकल माइल से दूर या तट से दूर वाले क्षेत्र को ओपन सी कहते हैं हम लोग, खुला सागर। यहाँ पे 100 से 350 के बीच मिलता है। कोस्टल ओशियन, तटीय क्षेत्र में, तटीय सागर, कोस्टल ओशियन। कोस्टल ओशियन, तटीय सागर। तटीय सागर में होता है 300 से 500 के बीच में। ठीक है, बस लास्ट 2 लिख लेते हैं। फिर है टुंड्रा रीजन। टुंड्रा जो होता है जहाँ पे साल भर बर्फ जमी रहती है, गर्मी के दिनों में बस थोड़ा बहुत बर्फ पिघलती है, तो लेस देन 400 मिलेगा। और 13वां सबसे होता है डिजर्ट रीजन। तो डिजर्ट में सबसे कम होता है, 250 से लेस देन होता है। तो ये आपके नोट्स में भी दिया होगा प्रिंटेड वाले में, लेकिन मैंने यहाँ पे उसको सीक्वेंस में लिखवा दिया है। आ गई बस समझ में? तो कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम होता है और उसका कारण भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के बारे में इतनी चीज़ें याद रखनी है, कहाँ पे कम कहाँ पे ज़्यादा, क्यों क्या कैसे, आराम से आंसर निकालोगे। क्वेश्चन इतना ही पूछेगा कि निम्न में से किन क्षेत्रों में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, कम होती है, या 4 ऑप्शन दिया रहेगा किस में ज़्यादा होती है किस में कम होती है। ये तो मैंने लिखवा दिया। उसके बाद भी वहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है कि जहाँ पे पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा दिखाई देगी, सनलाइट ज़्यादा दिखाई देगा, उन क्षेत्रों में प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और बाकी कम हो जाएगी। आई ना बस समझ में? तो इस तरीके से अपने माइंड का यूज करना है, और बिना माइंड के यूज किए कुछ नहीं हो सकता। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से बायोडाइवर्सिटी वगैरह। उसके पहले बायोम वगैरह वर्ड पढ़ेंगे, थोड़ा सा बायोम क्या होता है ना। इकोलॉजिकल सक्सेशन भी पढ़ेंगे, बायोम पढ़ेंगे पहले तो। फिर एक कॉन्सेप्ट है इकोलॉजिकल सक्सेशन, है ना। ये कहीं लिखा नहीं है लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं ना। प्रीलिम्स के सिलेबस में लिखा है ना, मेंस में, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, मेंस में भी बनते हैं, प्रीलिम्स में भी, और ऑप्शनल में भी बनते हैं। बायोम एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन। बायोम को बायोम कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन को कहते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रमण। यहाँ से भी हर साल कोई न कोई क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनाता है ऑब्जेक्टिव में, और ऑप्शनल में भी क्वेश्चन बनता है। सिलेबस में डायरेक्टली नहीं लिखा है,